वेलकम बैक, दिस इज़ आयुष एंड दिस इज़ टाटा टियागो। टाटा टियागो के अंदर आप लोगों को बूट स्पेस मिलने लगा है। ज़्यादा नहीं है बट है, वही बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल हो गया बिकॉज यहाँ पर आ गए ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी। एक 35 लीटर का टैंक है, एक 25 लीटर का टैंक है, और इससे आपको कितनी रेंज मिल जाती है। फ्यूल टैंक कितने कैपेसिटी का मिलता है, और अगर आप डेली यूज़ के लिए कोई हैचबैक प्लान कर रहे हो जो कि छोटी सी हो, कहीं पे भी उसको आप पार्क कर सको, कहीं पे भी लेके जा सको, घर में कोई भी उससे चला सके, मेंटेनेंस भी लो हो, और आप लोग अगर 3-4 साल के बाद में सेल करो तो आपको काफ़ी बढ़िया रीसेल वैल्यू भी आ जाए, तो टाटा टियागो जो है आप लोग ऑप्ट कर सकते हो या नहीं। ये प्रॉब्लम इन टाटा की सारी गाड़ियों में क्यों फेस करनी पड़ती है। सफारी और हैरियर में पहले आती थी, अब इलेक्ट्रिक टेलगेट आ गया है तो उसमें नहीं है, बट इसमें ये चीज़ है। और ये सीएनजी का टॉप एंड मॉडल है। इसमें आपको चाबी से लगा के और इसको ये ऐसे बंद करना पड़ता है, मतलब खोलना पड़ता है और बंद करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8-10 दिनों में टियागो सीएनजी के साथ में, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं ड्राइव करते करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ, क्योंकि सीन ये है ना कि पूरा डिटेल में बताने का सेंस नहीं बनता। गाड़ी सबने देखी हुई है। प्रोजेक्टर सेटअप दिया हुआ है येलो कलर के अंदर, हाई बीम आप लोगों को हेलोजन में मिलती है, नीचे फॉग लैम्प येलो कलर के मिलते हैं हेलोजन में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास में ये 14 इंचेस के व्हील्स लगे हुए हैं। ये R175/65 R14 है, और ये आई गेस व्हील कैप है। हाँ, एलॉय व्हील नहीं है, ये व्हील कैप है, ठीक है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक है। आगे से क्या कुछ चीज़ें वो अपन देखते हैं। सबसे पहले पीछे से देख लो, स्पेस अच्छा है गाड़ी का। ये सीट सम्यक आगे बैठा होता है, 6 फीट का है वो है। उसके बाद में मैं आराम से पीछे बैठ रहा हूँ, मेरी हाइट 5'10" है। लेग रूम नी रूम बढ़िया है, थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, हेड रूम भी मुझे बढ़िया मिल रहा है। फीचर्स के नाम पे पीछे कुछ भी नहीं मिलता है। बॉटल होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, दैट्स इट। पावर विंडोज़ हैं, बट एसी या चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। पीछे पार्शियल ट्रे भी आपको नहीं मिलती। खैर अच्छा है, यहीं से सामान उठा लो, क्या करोगे पार्शियल ट्रे का, और बूट स्पेस खत्म हो जाएगा। एलईडी लाइट ज़रूर यहाँ पर अंदर आपको मिल जाती है एक। अब बाकी आगे से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आगे क्या फीचर्स वगैरह हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर नहीं है, चाबी से ही लॉक अनलॉक करना पड़ता है। सीट हाइट जो है आपकी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। चाबी कुछ इस टाइप से है, और पता नहीं क्यों पोलो की याद आती है वाली चाबी को देख के। वॉक्सवैगन की जो पोलो आती थी ना, उसमें भी ऐसी कुछ चाबी आती थी। ऑटोमेटिक एसी है आपके पास में, ये देखो। और हरमन का म्यूज़िक सिस्टम है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अच्छा क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम आपको मिल जाता है। एंड देन उसके बाद में आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली डिजिटल मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले है, बट वो वायर्ड है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे, सीएनजी से पेट्रोल में आप यहीं से स्विच कर सकते हो। फॉग लैम्प आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपके पास में मिल जाते हैं। वाइपर जो है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, मतलब लाइक दोनों ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। मैनुअल IRVM जो है वो आपको मिलता है। पीछे भी वाइपर डिफॉगर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास कार्ड होल्डर, ऊपर वैनिटी मीटर, और यहाँ पर एक माइक मिलता है, दैट्स इट। रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटोमेटिक, मैनुअल में शिफ्ट करके आप प्लस माइनस गियर को कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं फटाफट से चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल फील कैसी है, और क्यों आपको इसको परचेज करना चाहिए, कितनी रेंज वगैरह मुझे जो है वो गाड़ी से मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ यही, कहीं से भी निकालना है पार्किंग वगैरह से बहुत ही ईजिली है। पीछे टर्निंग गाइडलाइंस के साथ में कैमरा आपको मिलता है। हाँ, तो अब बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, कि कैसी ओवरऑल ये चलाने में फील होती है, डेली यूज़ के हिसाब से कार कैसी है, और अगर लाइक इसको कहीं आप लेके जाते आते हो तो रेंज वगैरह आपको कितनी मिल जाती है, और क्या सीएनजी में लेने का फ़ायदा है। बिकॉज मोटा मोटा 70-80 हज़ार रुपये के आसपास आपको एक शोरूम जो है वो ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी की प्राइस 8,80,000 रुपीज़ है एक शोरूम। तो मतलब लाइक मान के चलो कि मोटा मोटा ऑन रोड आते आते 10 लाख के आसपास ही जो है वो आपको पड़ने वाली है। वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि अपन रिव्यू में करते हैं, गाड़ी बैठते हो आप ड्राइवर सीट पे, तो चलाने में लाइक एकदम कमांडिंग पोजीशन रहती है। आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो, ऐसा नहीं, मतलब लाइक हैचबैक वाली फील उतनी ज़्यादा नहीं आती कि आप बहुत ज़्यादा लो बैठे हुए हो। एक अच्छी हाइट पे आप बैठते हो। लाइक लेफ्ट वाली सीट पे भी अगर जितने भी मेरे को ड्राइवर को पैसेंजर बैठे हैं, उन सबको ये फील हुआ कि सीट इतनी ऊंची क्यों करी हुई है। तो ये चीज़ इसका एक प्लस पॉइंट है कि जिन लोगों को थोड़ा सा है कि अगर आगे का थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी या व्यू मिल जाए तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है। प्लस अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो इस सीट हाइट को आप नीचे और ऊपर काफ़ी अच्छी एरिया में जो है वो कर सकते हो। देन उसके बाद में ORVM IRVM से डिसेंट व्यू आपको मिल जाता है। इकोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, गियर बॉक्स वगैरह सभी चीज़ें सॉर्टेड तरीके से जो है वो दिए गए हैं। मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो नहीं करने पड़ते हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी जो शुरू से मैं बोलते आया हूँ, कंप्लेन करते आया हूँ टाटा की गाड़ियों में, वो है इनके ये जो इंडिकेटर की जो पोजीशन है, या जो आपका
वाइपर वगैरह की पोजीशन है, ये इसी जगह देते ना ये लोग कि इसमें आपका हाथ कितना भी बड़ा हो छोटा हो, ये आपको हाथ इधर से लेके और इंडिकेटर वगैरह ऐसे देना पड़ता है, या हाई बीम करने के लिए आप ऐसे नहीं दे सकते हो, आपको उधर आगे हाथ लेके जाना पड़ता है। इस चीज़ को टाटा वाले पता नहीं क्यों सॉल्व कर ही नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूसली अपन फेस कर रहे हैं गाड़ी में। अब आ जाते हैं इंजन के ऊपर। ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो कि अपन बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल में। पहले टियागो डीजल में भी आया करती थी, अभी इलेक्ट्रिक में भी आती है, सीएनजी में भी आती है और पेट्रोल में आती है, बस डीजल में डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है, नॉर्मली ये पावर जनरेट करता है 95 bhp और 113 Nm के आसपास का टॉर्क। बट अगर अपन जब सीएनजी में इसको स्विच कर लेते हैं लाइक दैट, तो ये 13 bhp रिड्यूस करता है, 73 bhp के आसपास की पावर देता है और अराउंड 95 Nm का टॉर्क, जो कि 17 Nm का टॉर्क ड्रॉप है कंपेरेटिवली जो नॉर्मल पेट्रोल है उससे सीएनजी में। तो ये थोड़ा सा है, और ये चीज़ आपको सिटी में फील नहीं होगी, मतलब जितना पावर डिलीवरी इसके अंदर है, ये अगर आप सीएनजी पे रख के चला रहे हो तो हाईवे पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पावर डिलीवरी वगैरह जो है वो थोड़ा सा कम महसूस हो सकती है, बिकॉज सीएनजी पे कार है, आप 4-5 लोग बैठे हो, सामान पड़ा है, कार छोटी है और जो इंजन है वो भी छोटा है, तो उस वजह से वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। बट ऐसा नहीं है कि परेशानी आपकी कंटिन्यूसली 60-70 पे भी रहेगी। आप ट्रिपल डिजिट जब चूज़ कर लियो कि ट्रिपल डिजिट पे चलना है, उसके बाद में जब आप ओवरटेकिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्लान करके जो है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई परेशानी मुझे सीएनजी में भी नहीं लगी। नॉर्मल पेट्रोल की अगर बात करें तो गाड़ी बढ़िया है, 100-110 की स्पीड पे स्टेबल भी रहती है, कंट्रोल भी हो जाती है। बट मैं अगेन आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस गाड़ी को आप 100 के आसपास या 100 से नीचे 90-100 के आसपास ही चलाएं, उससे ऊपर ना चलाएं, क्योंकि ये जो है नॉर्मल क्रूजिंग के लिए ही गाड़ी बनी है, उतनी ज़्यादा हाई स्पीड के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि लिए क्या होता है ना कि छोटी गाड़ी है, अगर एकदम सडन कुछ पोर्टल वगैरह आ गया, स्पीड बम्प वगैरह कुछ आ गया, तो वहाँ पर ये गाड़ी पूरी हिल जाती है, तो इतनी ज़्यादा स्पीड में चलाने का सेंस नहीं बनता बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। अब स्टीयरिंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग जो है मेरी पर्टिकुलर गाड़ी में थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है, बट मैंने टियागो इतनी चलाई हुई है कि मैं अगर इसको नहीं भी चलाता तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि टियागो का स्टीयरिंग का फीडबैक बड़ा बढ़िया है। मतलब अगर आपको हल्का सा भी थोड़ा लेन चेंज वगैरह कुछ करना है तो थोड़ा सा भी आप इनपुट देते हो, फीडबैक आपको बढ़िया मिल जाता है। तो ये मेरे को स्टीयरिंग का जो है वो अच्छी चीज़ लगती है इसकी। दूसरा अगर ब्रेकिंग बाइट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी शार्प बाइट्स जो है वो ये देता है। अभी तो जैसे स्लोप पे चढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, पीछे गाड़ी आ रही है, वरना मैं इसका थोड़ा सा कोई एक्सेलरेशन टेस्ट करके बता देता आपको। मैं थोड़ा सा एक बार साइड में स्लो हो जाता हूँ, विल ट्राई कि करके आपको बता ही दूँ। गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी देर, वो गाड़ी निकल जाए। तो गियर बॉक्स इसका जो है वो मतलब बिल्कुल बेसिक गियर बॉक्स है कि मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर एक चिप लगा के उसको ऑटोमेटेड कर दिया गया है। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, AMT, और इसमें RNA जो है आपको यहाँ पर ये मिलता है। अब इसमें क्या है कि A पे डाला, A4 आप आगे मान लो, D होता है बेसिकली ड्राइव के लिए, और अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ। ये उतना ज़्यादा स्लोप नहीं है बट है थोड़ा सा, ठीक है। ये अभी एक्सेलरेट 1500 RPM पे, ये अभी गो। ये पेट्रोल में मैंने लॉन्च करी है, लेट्स सी देखते हैं। ऑलमोस्ट क्लोज टू द 5500 RPM पे जाके और अप शिफ्ट कर रही है। सेकेंड गियर में 80 एंड थर्ड गियर में आई होप 100 क्रॉस कर देगी। एंड यस, थर्ड गियर में, ओ गॉड, थर्ड गियर में 119 कर रही है तो बढ़िया शिफ्टिंग ऑफर कर रहा है गियर बॉक्स भी। मतलब एक्सेलरेशन उतनी फास्ट नहीं है कि 10-12 सेकंड वगैरह में हो जाएगी, डेफिनेटली 14-15 सेकंड के आसपास की लेगी ही सही, फॉर श्योर। मैंने एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं काउंट करे और ना ही ये चीज़ 0 to 100 करने के लिए बनी है, बट फिर भी अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिलता है। अगर आप कहीं ऐसे हार्ड स्लोप वगैरह पे चल रहे हो, पहाड़ों वगैरह में लेके जा रहे हो, वहाँ पे भी आई डोंट थिंक कोई परेशानी इस गाड़ी को आने वाली है। बट हाँ, अगर ज़्यादा 4-5 लोग बैठ गए हो, सामान वगैरह रख लिया है, सीएनजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप पेट्रोल में चलाते हो तो आई डोंट थिंक कोई परेशानी आपको हिल्स वगैरह में भी आने वाली है। रात में हेडलैम्प्स वगैरह की बात करें तो अगेन हेडलैम्प्स के थ्रोस काफ़ी अच्छे हैं, आराम से 70-80 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो, जहाँ पे पूरा डार्क है। तब भी हाई बीम जो है वो भी गाड़ी का बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। अगर मैं 15 लाख के आसपास में जितनी भी गाड़ी आती है, 15-16 लाख में, जैसे जिनके बेस मॉडल भी आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, जिनमें हेलोजन लैंप्स आते हैं, उनके हेलोजन लैंप्स से ये वाले जो लैंप्स हैं, LED लैंप्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेलोजन लैंप, वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं, और जो इसका हाई बीम हेलोजन है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर जाता है। तो कुछ मामलों में ऐसा है कि गाड़ी मतलब टाटा ने बढ़िया बनाई हुई है, मतलब कम प्राइस पे अच्छी चीज़ें दी हुई है। अब जो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है इस गाड़ी की, एक तो सबसे पहले क्लटरिंग नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है। गाड़ी सिर्फ 5500 किलोमीटर चली। आई नो कि मीडिया कार है, आप इसको मान लो कि 5000 जैसे पर्सनल यूज़ में चली है, तो मीडिया कार का अब 10,000 पकड़ लो। तो फिर भी अगर अपन काउंट करें नॉर्मली भी जनरल वे में, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जगह से ऐसे क्लटरिंग आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ जो ऑनर है वो भी मतलब ऐसे कंप्लेन कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं से साउंड आने लगता है थोड़े टाइम में गाड़ी के अंदर से। उसके बाद में इंजन बहुत नॉइजी है, तो जो इंसुलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब हल्का सा भी, जैसे पेट्रोल इंजन है, एक्सेलरेट करते हैं ऐसा लगता है कि डीजल इंजन आप चला रहे हो। ये देखो,
और कुछ तो ये खर खर कर कर की आवाज़ भी इस पर्टिकुलर गाड़ी में आती है, वैसे दूसरी गाड़ी में नहीं आती है 60 की स्पीड के आसपास में। तो NVH जो है वो कंपनी को थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर इंप्रूव करना चाहिए। अब अगर 10 लाख रुपए आप पे कर रहे हो और आपकी गाड़ी में जो फीचर्स हैं वो दूसरी जो राइवल्स हैं उनसे आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे कम ऑफर किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बुरा लगता है। तो जैसे बलेनो फ्रॉन्क्स है वो भी 10 लाख रुपए के आसपास आती है, उनमें आपको ग्रीन ग्लास जो है वो मिल जाते हैं, तो हीट थोड़ा सा कम अंदर आती है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे टाटा को लेके आनी चाहिए अपनी गाड़ियों के अंदर अब, कि यार इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा हीट होने लगी है, सब जगह गर्मियाँ होने लगी है। इवन दो नॉर्मल अभी रेनी सीजन है, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 30-35 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली भी रह रहा है गुड़गांव, दिल्ली, NCR में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी सुबह मतलब सुबह तो नहीं 12 बज गए, बट स्टिल गाड़ी अंदर गर्म हो रही है और आपको AC चला के चलना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा बेटर जो है वो किया जा सकता है इसको। देन उसके बाद में AC की परफॉर्मेंस अच्छी है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, बहुत ही फ्लुएंटली काम करता है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं टियागो CNG के बारे में। रेंज की और माइलेज की लास्ट में बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो 28 किलोमीटर पर kg का कंपनी माइलेज क्लेम करती है, बट आपको रियल लाइफ में 22 से 24 किलोमीटर पर kg के आसपास का माइलेज इससे मिल जाएगा CNG में। और अगर पेट्रोल की बात करें तो 19 का कंपनी क्लेम करती है और 12-13 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज आपको मिल जाएगा पेट्रोल में, सिटी में अगर बात करें चलाने की। तो हाईवे पे आप चलाते हो तो 14-15 के आसपास माइलेज जो है पेट्रोल से आप निकाल सकते हो। CNG से लगभग आप जो है 24-25 के आसपास निकाल सकते हो, अगर आप स्पीड लिमिट जो है 80 के आसपास क्रूज कर रहे हो तो माइलेज के मामले में गाड़ी नो डाउट बहुत ही बढ़िया मुझे लगी इन टर्म्स ऑफ CNG, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। अब भी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक और चीज़, नियोस जो है वो ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी में आ गई है, और क्या उसको परचेज़ करना चाहिए या इसको परचेज़ करना चाहिए? तो देखो सीन ही है कि Hyundai की गाड़ियों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। Hyundai की जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन, बहुत ज़्यादा स्मूथ है कंपैरेटिवली टाटा की जो 3 सिलेंडर इंजन है इनसे, और नियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी फील होती है एक्सटीरियर और इंटीरियर से। तो अगर मुझे दोनों में से कोई एक ऑप्ट करनी होती तो डेफिनेटली फिर मैं नियोस की तरफ जाता। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको क्या लेना है। और सर्विस के मामले में भी Hyundai मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा फार बेटर लगता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है कंपैरेटिवली टाटा के, बिकॉज मेरे खुद के घर में गाड़ी है टाटा की और इतनी सारी लोगों से सुनता हूँ रोज़ कमेंट्स में कि क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है कि यार कंपनी को सर्विस के ऊपर भी अभी वर्क करना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।